इस जीवन में हम रोजाना हारते हैं और ये हार ही हमें उस जीत की ओर ले जाती है जब ये पूरा समाज, देश और विश्व हम पर गौरवान्वित महसूस करता है। तो आइए आज उस शख्सियत से रूबरू होते हैं जिन्होंने जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए विश्व में देश का नाम रोशन किया और अपने प्लेयर्स को खेल के जरिए से जीवन की सीख दी और उन्हें केवल खेल के लिए नहीं बल्कि जीवन के खेल के लिए तैयार किया। तो आइए मिलते हैं रग्बी कोच कुलदीप सिंह बिष्ट से। Hi everyone, this is Kuldeep Singh Bist, the current coach of Delhi Hurricanes Rugby Football Club. And जो मेरी जर्नी रही है रग्बी की वो इतना आसान नहीं थी। जैसा कि हिंदुस्तान में होता है कि हर बच्चा बचपन में कई गेम्स खेलता है और उनमें से जो मेन गेम इंडिया में है, जो पॉपुलर है, वो क्रिकेट है। एंड मैंने भी क्रिकेट से स्टार्ट किया अपना जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करियर था। एंड शुरुआत मैंने क्लब क्रिकेट से की, उसके बाद मैं कॉलेज क्रिकेट, फिर यूनिवर्सिटी प्रोबेबल्स एंड देन प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने खेली है। एंड 1990 साल था आखिरी जब मैं एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट खेला। फाइव इयर्स एक ब्रेक आया। ब्रेक में मैंने सोचा क्यों ना अपने बॉडी पे काम किया जाए। एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग इन अ जिम इन सेवानगर नियर डिफेंस कॉलोनी, स्वतंत्र व्यायामशाला। वहाँ बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर्स आते थे ट्रेनिंग के लिए, और कुछ पावर लिफ्टर्स जो मेरे साथ पहले से दोस्त थे, तो उनकी गाइडेंस में मैंने स्टार्ट की वेट ट्रेनिंग। और बहुत पतले हुआ करते थे जब क्रिकेट खेला करते थे, क्योंकि क्रिकेट में आपको उस वक्त पे इतना वेट ट्रेनिंग में पुश किया नहीं जाता था। लेकिन धीरे धीरे शरीर में थोड़ा मास चढ़ना स्टार्ट हुआ और थोड़ी ताकत बढ़ी शरीर में। एंड देन इन 1995 एंड ये जो मेरा दोस्त था बॉनी मलिक, वो कलकत्ता में खेल चुका था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली में रग्बी स्टार्ट की जाए और एक क्लब बनाया जाए। तो बॉनी जब भी हमारे जिम में आते थे, वो एक ओवल शेप की बॉल लेके आते थे एंड उसको हवा में उछाल के कैच करते रहते थे। एंड जो उनका मकसद था कि क्यूरियोसिटी क्रिएट की उन्होंने हमारे बीच में। एंड धीरे धीरे हमने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की उनसे, और फिर हमें पता लगा कि ये गेम रग्बी है। एंड शुरुआत में जिस तरह से होता है हर इंसान उस उम्र में, जबकि वो अपनी पीक में होता है ताकत के हिसाब से, तो हमने सोचा कि यार ये गेम शायद हमारे लिए बना है। तो हमने इस तरह से अपनी गेम की शुरुआत की बॉनी मलिक के साथ। और ये दिन था मुझे मतलब, क्योंकि 31 जुलाई जो है मेरी जिंदगी में बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि कई काम मेरे 31 जुलाई को हुए हैं। तो 31 जुलाई 1995 आई स्टार्टेड माय रग्बी जर्नी। उम्मीदों पर खरा उतरना किसे कहते हैं, और ऐसी उम्मीदें जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और ऐसे में एक भी चैन टूटी तो सारे सपने टूट जाते हैं। जी हाँ, उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाता है ये हम सीख सकते हैं कुलदीप सिंह बिष्ट जी से। तो आइए जानते हैं कैसे। जब मैंने रग्बी स्टार्ट किया था, रग्बी इंडिया में आए हुए तकरीबन 105 साल हो चुके थे, बट दिल्ली में कोई रग्बी के बारे में कुछ नहीं जानता था, और ना ही शायद इंडिया में कलकत्ता, मुंबई एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप चेन्नई, ये शायद, और कुछ असम के कुछ टी स्टेट्स शायद वो जानते होंगे रग्बी के बारे में। अदरवाइज कोई भी रग्बी के बारे में जानता नहीं था उस वक्त। तो दिल्ली में जब ये क्लब स्टैब्लिश हुआ, तो विद इन 2 मंथ
हम पहला टूर्नामेंट खेलने गए और वो भी प्रेस्टिजियस ऑल इंडिया साउथ ईस्ट एशिया रग्बी टूर्नामेंट, जो कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ करता था उस वक्त पे। एंड श्रीलंका से 2 बहुत बड़े क्लब्स ट्रैवल कर रहे थे मुंबई, एंड वो मेरा पहला टूर्नामेंट था 1995 में। एंड मुझे आज भी याद है कि मैं उससे 1 महीने पहले एक बहुत बड़ी लोअर बैक इंजरी से रूबरू हुआ, और मैं उसी इंजरी में ये टूर्नामेंट खेलने गया। और पहले ही टूर्नामेंट में एक्सपेक्टेशंस हमारी टीम में ज़्यादा थे, इसलिए हम क्वार्टर फाइनल्स पहुंचे। इवेंचुअल रनर अप बॉम्बे जिमखाना से हम क्वार्टर फाइनल्स हारे। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये गेम मेरे लिए बना है, तो मैंने परस्यू किया। एंड उसके बाद 95, 96, 97, 98 तक मैं ऑल इंडिया खेलता रहा। एज ए प्लेयर मेरा सपना था कि कोई हमें राह दिखाए, तो वो बात मेरे अंदर तक घर कर चुकी थी। और मैं चाहता था कि जिस तरह से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मतलब ऐसा नहीं है कि ये ग्लूमी है वर्ड, बहुत लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। बेशक मेरी मेहनत रही होगी, लेकिन विदाउट देयर गाइडेंस मेरे लिए इतना आसान नहीं था ऊपर जाना, वो भी उस एज में जब लोग अपना स्पोर्ट्स करियर ख़त्म कर रहे होते हैं। तो रग्बी मैंने 29 ऑलमोस्ट 29 ही मैं था उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था। एंड उस जबकि वो एज ऐसे होती है कि आपका नेचर थोड़ा स्टबर्न होता है, लेकिन मैं पहले से तैयार था कि मैं एक ब्लैंक शीट हूँ, उसमें जो लिखना चाहो लिख दो। तो मैंने अपने कोच को सिर्फ फॉलो किया। एंड जिस तरह से उन्होंने मुझे उस मुकाम पे पहुंचाया, तो मैंने कहा ये जिम्मेदारी अब मैं लेना चाहूँगा। और मेरे ज़रिए अगर मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी हेल्प होती है, नॉट ओनली इन रग्बी, मतलब इन जनरल लाइफ ऑल्सो, मतलब दे वांट टू मेक देयर करियर इन डिफरेंट फील्ड, तो मैं शायद उनको जो भी मेरी एक्सपीरियंस है उसके थ्रू गाइड कर सकूं। और इस तरह से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं या मेरा जो क्लब जो आज जिस स्थिति में हम आज हैं, वो जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी मैंने वो सोच के नहीं किया था। और आज जब देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा बना। और आज मतलब कोचिंग तो मैंने 1998 में स्टार्ट कर दी थी रग्बी की, बट 2004 से मैंने दिल्ली हरिकेन्स रग्बी फुटबॉल क्लब जब इस्टेब्लिश किया कुछ प्लेयर्स के साथ, तो उसके बाद से मतलब ऑलमोस्ट 55 से 60 प्लेयर्स मतलब थ्रू दिल्ली हरिकेन्स, और उससे पहले जो क्लब था हमारा दिल्ली रग्बी फुटबॉल क्लब, उसके जरिए हम इंडियन रग्बी टीम को दे चुके हैं। और उनमें से कई प्लेयर्स ज़िंदगी में कई खास मुकाम उन्होंने हासिल किए हैं। मैं उनका क्रेडिट तो नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ, मैं इस बात से खुश हूँ कि शायद मैंने उनकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जो भी लोग खेलने के लिए आए वो इतने फ्लुएंट फैमिली से नहीं थे, तो जब वो आए थे हमारे पास, और आज भी हम अपने प्लेयर्स से मतलब 2-3 साल पहले तक हम कोई फी नहीं लेते थे रग्बी ट्रेनिंग की, तो हम फ्री कोचिंग देते थे। और जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं रही, तो हमने जो भी प्लेयर जितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकता था, उसमें कोई हमारी कोई पर्टिकुलर फी नहीं है, तो जो भी जितना पे कर सकता था, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वही हमारी क्लब की हालत है इस वक्त कि लोग जो भी कंट्रीब्यूट, चाहे वो प्लेयर्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, या जो भी फाइनेंशियली हमें हेल्प करना चाहता है,
तो उसके ज़रिए हम, क्योंकि ग्राउंड के चार्जेस जो बहुत ज़्यादा हैं और इतने सारे प्लेयर्स को एकोमोडेट करना, अगर कम आवर्स के लिए आप फील्ड लेते हैं तो पॉसिबल नहीं है, तो पैसा काफ़ी खर्च होता है एंड देन ट्रेवलिंग में। तो मैं तो सभी प्लेयर्स को, कोचेस को जो हमारे कोचिंग टीम के हिस्से हैं, और मैनेजमेंट, सपोर्टर्स, ओल्डर प्लेयर्स, जो भी फाइनेंशियल जो भी हेल्प हमें देते हैं, मैं उनका आभारी हूँ बहुत ज़्यादा, जो हरिकेन्स को इसमें काम पे लेके आए। टाइम टू टाइम बहुत लोग हैं उसमें शामिल, तो मैं सबके नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहला जो इंसान, मिस्टर बॉनी मलिक, इवन दो ही शिफ्टेड टू ऑस्ट्रेलिया इन 96, बट वो आज तक समझ लो क्लब की वो बैकबोन है, और टाइम टू टाइम हमें फाइनेंशियली उन्होंने बहुत हेल्प की है। इसके अलावा हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, मिस्टर डेविड टैट, ही इज 84 years old राइट नाउ, एंड अभी तो गोल्फ खेल रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल तक टच रग्बी वो खेल रहे थे। उन्होंने टाइम टू टाइम हेल्प किया। फिर जिम के मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें पता नहीं मुझे यहाँ नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कि आज मतलब बहुत लाइमलाइट में है बॉलीवुड में, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा मेरे जिम में भी स्टूडेंट रहे थे, और फिर रग्बी भी उन्होंने मेरे अंडर खेला, एंड वो एक प्राउड मेंबर है दिल्ली हरिकेन्स के, एंड एक बहुत बड़ी हेल्प रहे हैं हमारे क्लब के लिए, और टाइम टू टाइम उन्होंने फाइनेंशियली, मॉरली बहुत हेल्प किया है हरिकेन्स को। मिस्टर फ्रांसो दूपो, एक फ्रेंच, जो कि कंट्री हेड थे किसी कंपनी के लिए, जर्मन कंपनी के लिए इंडिया में, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। उसके बाद मिस्टर पियर थे, उन्होंने भी हमें हेल्प किया, एंड मिस्टर एलेक्स मर्फी, मैं उनको मतलब रिगार्डिंग वेरी हाई, मतलब एक इंसान दूसरे इंसानों के लिए क्या कर सकता है वो मिसाल है। तो उन्होंने हमें, हमारे क्लब को बहुत फाइनेंशियली हेल्प किया, एंड उन्हीं की बदौलत मैं और एक हमारे क्लब में मेरा स्टूडेंट दीपक पुनिया, हम दोनों को इंग्लैंड 14 दिन के लिए एक कोचिंग एक्सपीरियंस के लिए बुलाया गया, एंड वो भी एक यादगार लम्हा है मेरी जिंदगी में। एंड अभी दिल्ली हरिकेन्स, जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, लेस्टर टाइगर्स इंग्लैंड, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, एंड एक पार्ट है लेस्टर टाइगर्स का। एंड जब तक वो जो बॉन्डिंग और कोलैबोरेशन स्टार्ट होनी थी, ये पैंडेमिक ने हमें घेर लिया, लेकिन अभी भी वो कीन है हर तरह से हेल्प करने के लिए दिल्ली हरिकेन्स को। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है, मिस्टर एलेक्स मर्फी का, मिस्टर स्कॉट क्लार्क, मिस्टर निक स्कॉट, एंड बहुत से ऐसे लोग, जैसे हमारी मैनेजमेंट में भी मिस्टर विक्रम रजावत हैं, मिस्टर अरुण हैं, प्रेसिडेंट हैं जो इस वक्त हरिकेन्स के। और इन लोगों ने सेल्फलेस काम किया है ताज़ जिंदगी इन प्लेयर्स के लिए। बहुत लोग हैं जिनका नाम यहाँ पे लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक दो इंसान नहीं है, वो बहुत सारे इंसान हैं। तो कईयों के नाम मैं भूल भी सकता हूँ, भूलना नहीं चाहिए लेकिन भूल सकता हूँ क्योंकि प्रोग्राम शॉर्ट है। लेकिन मैं तहे दिल से उनका और जो स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से हम टाइम टू टाइम सरवाइव करते चले गए। 2019 तक दिल्ली हरिकेन्स क्लब ने सभी रग्बी प्लेयर्स को फ्री कोचिंग दी, पर कोरोना महामारी की मार से दिल्ली हरिकेन्स क्लब भी अछूता नहीं रह सका। जहां तक ये बात है कि कोई प्लेयर ये सोचे कि भाई फ्री कोचिंग है मैं जिंदगी भर करता रहूंगा, इट्स टोटली अप टू एन इंडिविजुअल कि वो अपनी जिंदगी से चाहता क्या है। लेकिन अगर वो अपने सीनियर्स को देख रहा है और अपनी मैनेजमेंट को देख रहा है कि अगर वो लोग सेल्फलेस काम कर रहे हैं,
शायद अंतरात्मा से उनकी भी आवाज़ आएगी किसी न किसी दिन कि हाँ भाई, हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो भी कमा रहे हैं हमने उनके लिए 500 रुपये अभी फिलहाल के लिए फीस रखी हुई है। बट लोग, प्लेयर्स भी, मतलब ज़्यादातर प्लेयर्स बहुत अच्छे लोग हैं। जब कभी वो स्कॉलरशिप वगैरह पाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन के लिए या नेशनल टूर्नामेंट जीतने के लिए, तो वो उस स्कॉलरशिप में से कुछ पैसा क्लब को देते हैं, तभी तो ये क्लब अब तक सरवाइव कर रहा है। किसी भी स्पोर्ट में, चाहे वो अभी तक क्रिकेट भी, मतलब कुछ साल पहले तक, मैं नहीं समझता कि कोई आपकी स्टेट एसोसिएशन या आपकी नेशनल फेडरेशन एसोसिएशन इनिशियल स्टेज में आपको कोई हेल्प करती है। कोई आपको हेल्प नहीं करता। तो देन जो छोटे छोटे क्लब्स हैं या इंडिविजुअल बच्चा जो इंडिविजुअल गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, वो सारे अपनी मेहनत से आगे जाते हैं। एंड देन वो किसी मुकाम पे जब पहुंच जाते हैं, तो तब जाके उनको स्पॉन्सरशिप या किसी क्लब से, स्टेट एसोसिएशन से एंड आपकी नेशनल एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन से हेल्प मिलनी स्टार्ट होती है। लेकिन जो नींव उनके अंदर, उनकी नींव तैयार करने का जो जिम्मा होता है, वो सब शुरुआती, मतलब क्लब का हिस्सा होता है, क्लब के कोचेस का। तो बाद में बेशक उसका श्रेय जो नेशनल कोचेस होते हैं वो ले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो इनिशियल कोचेस हैं उनसे बड़ा कंट्रीब्यूटर प्लेयर्स की लाइफ में कोई होता है। इंजरीज पहली बात तो हर स्पोर्ट में है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है एंड बाहर से बहुत वायलेंट गेम नजर आता है ये, बट जो वर्ल्ड रग्बी है इसको मतलब सेफ करने के लिए बहुत लॉज इन्होंने चेंज किए। एक तो इसकी कंटिन्यूटी एंड मिनिमम इंजरीज, और जो कंकशन का जो आप आजकल प्रोटोकॉल देख रहे हो इवन क्रिकेट में, वो प्रोटोकॉल रग्बी से ही आया है कि आप पहले कंकशन में 3 वीक्स का रेस्ट, सेकंड कंकशन में शायद 3 मंथ्स, एंड देन इफ यू हैव थर्ड कंकशन इन योर स्पोर्ट्स करियर, देन आपको रग्बी को बंद करना होता है। तो लेकिन हाँ, इंजरीज प्रोन गेम है, लेकिन इसके लिए प्लेयर्स को तैयार किया जाता है, हर तरह से फिजिकल कंडीशनिंग उसकी करवाई जाती है एंड देन टेक्निक्स पे काम किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इंजरीज नहीं होंगी। बट प्लेयर के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि अगर वो कहीं से इस तरह की इंजरीज अगर हो गई हैं जो उसको डिसेबिलिटी की तरफ लेके जाएं या उसके लाइफ के लिए कोई खतरा हो, तब बात दूसरी आ जाती है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर मैंने बताया कि इंडिया में इस वक्त पुअर फैमिलीज और लोअर मिडिल क्लास से प्लेयर्स आते हैं, और जब एक बार इंजरी हो जाती है तो उनको बाहर से समझ लो हेल्प है ही नहीं, कोई हेल्प। जो कि हमारा क्लब सोच रहा है कि अब हमारे जो भी मेन प्लेयर्स होंगे किसी भी एज ग्रुप में, हम उन प्लेयर्स को इंश्योरेंस के लिए स्पॉन्सर करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द सभी को। अभी जो कोचिंग का स्टैंडर्ड है इंडिया में, वो इस लेवल का नहीं है कि प्लेयर्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो यहाँ के कोचेस को कोचिंग की बहुत ज़रूरत है, इंक्लूडिंग मी, और एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत है। तो शायद अगर कोई इस बारे में सोचे, एक कोच को अगर अच्छे ढंग से कोचिंग दी जाए, कोचिंग एक एस्पेक्ट है, एंड देन अवेयरनेस अमंग पीपल, क्योंकि रग्बी के बारे में जानते लोग बहुत कम है।
तो अगर जितना अवेयरनेस फैलाया जाएगा, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा इसके लॉज से, और शायद टेलीविज़न पे ये गेम अगर थोड़ा दिखाया जाए, तो मैं ये तो गारंटी से कह सकता हूँ कि ये गेम शायद क्रिकेट के बाद दूसरे नंबर पे आ सकता है व्यूअरशिप के हिसाब से।